जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हिंदी निबंध, हिंदी साहित्य के हिंदी निबंध के तहत आज का हमारा निबंध है संस्कृति और सौंदर्य। और संस्कृत और सौंदर्य, इसके लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। और आज के निबंध का शीर्षक है संस्कृति और सौंदर्य। वाचन स्वर है अवनीश का। आइए वाचन करते हैं इस कहानी का। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। और इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहली बार उन्हें ही यह अनुभव हुआ कि एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है और चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? अब तो खैर हिंदी में फूलों पर ललित लेख लिखने वाले कई लेखक निकल आए हैं, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं कि अशोक के फूल आज भी अपनी जगह हैं। लेकिन हमने तो आज तक अशोक का फूल देखा नहीं है। अशोक का फूल फूलते हुए नहीं देखा है। भले ही भारत का राष्ट्रीय जो पेड़ है अशोक का फूल हो, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का। कालिदास के प्रेमी पंडितों को पहली बार इस रहस्य उद्घाटन से अवश्य ही धक्का लगा होगा कि जिस कवि को वे अब तक अपनी आर्य संस्कृति का महान गायक समझते आ रहे थे, वह गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्यतर जातियों के विश्वासों और सौंदर्य कल्पनाओं के सबसे अधिक ऋणी है। वैसे तो भारत को महामानव सागर कहने वाले रविन्द्रनाथ ठाकुर एक अरसे से यह बतलाते आ रहे हैं कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण है। किंतु यही संदेश अशोक के फूल के माध्यम से आया हो तो उसकी चोट कुछ और ही थी। क्या इसलिए कि यह मनोजन्मा कंदर्प के धनुष से छूटा है? फूल की मार कितनी गहरी हो सकती है, इसका एहसास कराने के लिए अशोक के फूल के ये दो वाक्य काफ़ी हैं। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, मतलब शुद्ध नहीं है। और सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया है, प्रकृति वर्णन के लिए नहीं। यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं, बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। यानी कि आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए है। अहंकार इतना ज़्यादा हो गया है। अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं। दिनकर जी ने तो संस्कृति के 4 अध्याय नाम से एक विशाल ग्रंथ ही लिख डाला। कौन दिनकर? रामधारी सिंह दिनकर। किंतु जैसा कि सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन अज्ञे ने लिखा है, काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति पर ही खोज में लगे थे। लेकिन संस्कृति की मिश्रता को ही उजागर करने का प्रयत्न है, उनकी संग्राहकता को नहीं। संस्कृति का चिंतन करने वाले किसी भी विद्वान के सामने यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि संस्कृतियां प्रभाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं, लेकिन यह प्रक्रिया मिश्रण की नहीं है। संस्कार नाम ही इस बात को स्पष्ट कर देता है। यह मानना कठिन है कि संस्कृति की यह परिभाषा दिनकर की जानी हुई थी। उनका जीवन भी कहीं उस मिश्रता को स्वीकार करता नहीं जान पड़ता था, उसकी जिसकी वकालत उन्होंने की। तब क्या यह संदेश संगत नहीं कि उनकी अवधारणा की वकालत ही थी, दृष्टि का उन्मेष नहीं? और वकालत ही थी तो उनका मुवक्किल क्या समकालीन राजनीति का एक पक्ष ही नहीं था, जिसके सांस्कृतिक कर्णधार स्वयं भी मित्रता का सिद्धांत नहीं मानते थे, लेकिन अपनी स्थिति दृढ़ बनाने के लिए उसे अपना रहे थे। इस मिश्र संस्कृति की राजनीति से द्विवेदी जी कितने अलग थे, इसका प्रमाण यह है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब से राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित नीति के रूप में सामाजिक संस्कृति का बोलबाला हुआ है, द्विवेदी जी ने इस विषय पर लिखना लगभग बंद कर दिया है। स्पष्ट है कि प्रताप नारायण मिश्र संस्कृति की बात यहाँ की जा रही है। सबका टाइटल लिखा है तो एक्चुअली हमें लगा कि कहीं ये प्रताप नारायण मिश्र की तो कहानी नहीं, जैसे कि दिनकर जी का कहा गया, अज्ञे जी के कहा गया। तो आगे चलते हैं, फिर से देखते हैं। स्पष्ट है कि मिश्र संस्कृति के वकील न थे और न वकील की तरह अपने पक्ष के इतिहास से तथ्य बटोरने गए थे। उन्होंने तो उस अनुभूति को बाड़ी दी जो अपने अतीत के साहित्य को पढ़ते और कलाकृतियों को देखते समय अंतरतम में उठी थी। प्रताप नारायण मिश्र इस बात से
संभवतः आगे भी इनकार न करेंगे कि द्विवेदी जी के लिए वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात की जा रही है। महावीर प्रसाद भी हैं, लेकिन यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जब हम नाम लें तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी कहीं सोचिएगा, क्योंकि पहले ही लेखक ने बता दिया है। तो द्विवेदी जी के लिए ये एक अमूर्त बौद्धिक अवधारणा नहीं थी, बल्कि दृष्टि का उन्मेष था। इसलिए जब द्विवेदी जी कहते हैं सब कुछ अविशुद्ध है, तो तुरंत बाद यह भी जोड़ते हैं कि शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा, यानी कि जानने की इच्छा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि अज्ञे जहाँ संस्कृति की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं, वहाँ द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं बोलते। अशोक के फूल में ही उसी अनुच्छेद के अंतर्गत एक दृष्टा की तरह मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ देखते हुए वे कहते हैं, मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितनी धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। इसलिए द्विवेदी जी के सामने योजनाबद्ध रूप से एक मिश्र संस्कृति तैयार करने की समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसे किस प्रकार ध्वस्त किया जाए। फिर से सुनिए, इंपॉर्टेंट है यह लाइन। द्विवेदी जी के सामने योजनाबद्ध रूप से एक मिश्र संस्कृति तैयार करने की समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसे किस प्रकार से ध्वस्त किया जाए। इस दृष्टि से यदि दिनकर का मिश्र संस्कृति की एक राजनीति है जो आज्ञे की संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी और राजनीति के अनुसंग से बच नहीं जाती। जब वे कहते हैं कि संस्कृतियां प्रभाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं, तो उसमें एक मूल संस्कृति का अस्तित्व पहले ही से स्वीकार कर लिया गया है, जो किसी प्रभाव से पहले विशुद्ध है। आकस्मिक नहीं है कि आज्ञे द्वारा स्थापित वत्सल निधि की हीरानंद शास्त्री स्मारक व्याख्यानमाला के प्रथम आयोजन में प्रकाशित भारतीय परंपरा के मूल स्वर में डॉक्टर गोविंद चंद पांडे भी लगभग ऐसे ही शब्दों में सामसिक संस्कृति का विरोध करते हैं। डॉक्टर पांडे यह स्वीकार करते हैं कि विज्ञान, प्रविधि और भौतिक उत्पादनों के स्तर पर नाना समाजों में आदान प्रदान अनायास और चिरपरिचित है, और इन साधनों का उपयोग समाज को प्रभावित करता है। किंतु इनके साथ ही वे यह भी मानते हैं कि अंतर के भावों, अनुभूतियों और आध्यात्मिक उपलब्धियों के स्तर पर संस्कृतियों का वास्तविक मिलन अत्यंत कठिन होता है। कुल मिलाकर इस विमर्श का निष्कर्ष यह है कि भारतीय संस्कृति की तथाकथित सामासिकता वास्तव में सभ्यता के क्षेत्र में लागू होती है, और इस क्षेत्र में वह भारत की कोई विशेषता नहीं है। सवाल यह है कि सभ्यता और संस्कृति की जिन दो यूरोपीय अवधारणाओं को डॉक्टर पांडे ने भारत की संस्कृति के विवेचन के लिए अपनाया है, उसका संबंध सभ्यता से है या संस्कृति से। आदान प्रदान यदि सभ्यता के ही क्षेत्र में भी आदान प्रदान होता है, फिर भी जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित सामासिक संस्कृति का विरोध डॉक्टर पांडे ने किया है, उसे किसी अन्य पक्ष की राजनीति के वकालत न मानना आज्ञे के लिए भी कठिन होगा। तर्क वही है जिसका इस्तेमाल उन्होंने दिनकर के संदर्भ में किया है। यदि दिनकर की सामाजिक संस्कृति का संबंध राजनीति के एक पक्ष से है, तो स्वयं आज्ञे और गोविंद चंद पांडे की शुद्ध संस्कृति का संबंध भी राजनीति के दूसरे पक्ष से जोड़ा जा सकता है। शुद्ध होने से ही वह राजनीति से मुक्त नहीं हो जाती है। द्विवेदी जी की दृष्टि में संस्कृति का यह आग्रह भी एक प्रकार का मोह है जो बाधा उपस्थित करता है। संस्कृति में निहित जिस संस्कार की ओर आज्ञे ने संकेत किया है, उसकी अर्थवत्ता से द्विवेदी जी अपरिचित हैं। यह तो स्वयं आज्ञे भी न स्वीकार करेंगे। फिर भी उन्हें यह देखकर आश्चर्य न होना चाहिए कि उन्होंने अक्सर इस संस्कार को भी बाधा माना है। लखनऊ विश्वविद्यालय के साहित्य के मर्म 1948 में जो प्रकाशित हुआ साहित्य का मर्म शीर्षक व्याख्यानों में उनका जोर इसी बात पर है कि विवेक के परिष्करण के लिए किए गए संस्कार भी काल पाकर किसी नए सृजन के ग्रहण के लिए बाधा बन जाते हैं। कुछ आप लोगों को बुझा रहा है, समझ में आ रहा है, हमें वो खुद इतना नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हमने समझने का प्रयास किया है। यदि आप इसमें डूब जाएंगे तो हो सकता है आपको यहाँ 50% भी समझ में आ गया ना, तो भी बहुत है। लेकिन आपका जो प्रयास है वहीं आपको आगे लेके जाएगा कि हाँ, हमने कोशिश तो की है। तो आगे चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम भी और इसमें डूबने की कोशिश करते हैं कि आखिर लेखक कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि वह आपको इस स्तर पे तो समझ में आना ही चाहिए।
स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर लिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हैं, इसके बाद भी इन शब्दों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। भाषा हिंदी ही है, हम हिंदी भाषी हैं, हमारी मातृभाषा भी हिंदी है। भोजपुरी बोली है, भाषा नहीं है। भोजपुरी हो ही तो है, लेकिन ओके भाषा मत कहा, यही हिंदी है कि तोड़ मरोड़ के बोलत है तो भोजपुरी हो गला, ठीक है। तो नो आगे चलें। संस्कार शब्द अच्छे अर्थ में ही कहाँ पहुँचे हम। कहते हैं संस्कार शब्द का प्रयोग करते समय मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। संस्कार शब्द अच्छे अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, परंतु मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन के प्रति श्रद्धा परायण होता है और प्राचीन काल से संबंध होने के कारण कुछ ऐसी अवधारणाओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगता है जो जब शुरू हुई होगी तो निश्चय ही उपयोगी रही होगी। बात पकड़िएगा, जो परंपरा जब शुरू हुई तो उस समय के हिसाब से वह ठीक रही, लेकिन बाद में उनकी उपयोगिता घिस गई और वे रूढ़ी मात्र रह गई। लेकिन ऐसे रूढ़ियों को पकड़ के चलना कैसी बात है। ऐसे संस्कार जब समय समय पर बृहत्तर मानव पट पर भूमिका पर खड़े नहीं उतरते। इन कालगत संस्कारों की चर्चा करने के बाद वे उन देशगत और जातिगत संस्कारों की ओर भी संकेत करते हैं जो अन्य देश और अन्य जाति के विश्वासों पर आधारित साहित्य को समझने में बाधक होते हैं। प्रसंग यद्यपि साहित्य का है, फिर भी संस्कार की यह भूमिका संस्कृति के क्षेत्र में भी स्वीकार की जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्कार के उल्लेख मात्र से संस्कृति के क्षेत्र में दृष्टिगत होने वाली संकीर्णता का परिहार नहीं हो पाता है। संस्कार की प्रक्रिया अंततः संस्कृति के क्षेत्र में उस शुद्धिकरण की ओर ले जाती है जिसकी परिणति वर्जनशीलता में होती है। यह वही वर्जनशीलता है जिस पर भारतीय संस्कृति के बहुत से हिमायतियों को अभिमान है। हमारे यहाँ वाला ब्रह्मास्त्र इस वर्जनशील अहंकार की उपज है जिसका मुकाबला द्विवेदी जी को अक्सर करना पड़ता है। बहुत क्लेश होने पर ही हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में उन्होंने लिखा, आए दिन श्रद्धापरायण आलोचक यूरोपियन मतवादों को धकिया देने के लिए भारतीय आचार्य विशेष का मत उद्धृत करते हैं और आत्मगौरव के उल्लास से घोषित कर देते हैं कि हमारे यहाँ यह बात इस रूप में मानी या कही गई है, मानो भारतवर्ष का मत केवल वही एक आचार्य उपस्थित कर सकता है। मानो भारतवर्ष के हजारों वर्ष के सुदीर्घ इतिहास में नाम लेने योग्य ही कोई आचार्य हुआ है और दूसरे या तो हैं नहीं या हैं भी तो एक ही बात मान बैठे हैं। यह रास्ता गलत है। किसी भी मत के विषय में भारतीय मनीषा ने गड्डलिका प्रभाव की नीति का अनुसरण नहीं किया है। प्रत्येक बात में ऐसे बहुत से मत पाए जाते हैं जो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध पड़ते हैं। पंडितों की समझ का यह गहरापन द्विवेदी जी की दृष्टि में एक बड़ी बाधा है। इस संकीर्ण इकहरेपन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति की विविधता, जटिलता, परस्पर विरोधी जीवंतता और समृद्धि का पुनः सृजन किया। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आर्यतर जातियों के अवदान की उल्लसित चर्चा का कारण यही है। यदि इस प्रयास में कहीं आर्य श्रेष्ठता के अहंकार को ठेस पहुँचती है तो द्विवेदी जी इस बात से चिंतित नहीं दिखते हैं। वस्तुतः यह दूसरी परंपरा की खोज का प्रयास है जिसका प्रयोजन का मतलब उद्देश्य, जिसका उद्देश्य मुख्यतः पंडितों की इकहरी परंपरा की संकीर्णता का निदर्शन है। प्रसंगवश द्विवेदी जी के इस प्रयास के एक परंपरा हिंदी में पहले से दिखाई पड़ती है। एक दशक पहले जयशंकर प्रसाद को भी ऐसे ही भारत व्याकुल लोगों से पाला पड़ा था जिनके जवाब में कवि को काव्य और कला तथा रहस्यवाद आदि निबंध लिखने पड़े थे। काव्य और कला तथा रहस्यवाद किसको? जयशंकर प्रसाद जी को। नए काव्य प्रयोगों की प्रतिक्रिया के रूप में उन्हें भी भारतीयता की दुहाई सुनानी पड़ी थी। काव्य और कला निबंध का आरंभ ही इस प्रकार होता है कि भारतीय वांग्मय की सुरुचि संबंधी विचित्रताओं को बिना देखे ही अत्यंत शीघ्रता में आजकल अमुक वस्तु भारतीय है अथवा भारतीय संस्कृति की सुरुचि के विरुद्ध है कह देने की परिपाटी चल पड़ती है। प्रसाद ने भी यह लक्षित किया था कि यह सब भावनाएं साधारणतः हमारे विचारों की संकीर्णता से और प्रधान अपनी स्वरूप विस्मृति से उत्पन्न है। यह संकीर्णता और स्वरूप विस्मृति अपनी परंपरा के ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन से ही दूर हो सकती है, किंतु प्रसाद ने अनुभव किया है कि इसका ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन होने की संभावना जैसे पाश्चात्य साहित्य में है वैसी भारतीय साहित्य में नहीं है। उनके पास अरस्तु से लेकर वर्तमान काल तक ही सौंदर्य अनुभूति संबंधनी विचारधारा का क्रम विकास और प्रतीकों के साथ साथ उसका इतिहास तो है ही। सबसे अच्छा साधन उनका अविच्छिन्न सांस्कृतिक एकता भी है। हमारी भाषा के साहित्य में वैसा सामंजस्य नहीं है। बीच बीच में इतने अभाव या अंधकार काल हैं कि उनमें कितनी ही विरुद्ध संस्कृतियां भारतीय रंग स्थल पर अवतीर्ण और लोप होती दिखाई देती हैं, जिन्होंने हमारी सौंदर्य अनुभूति के प्रतीकों को अनेक प्रकार से विकृत करने का उद्योग किया है। अपनी परंपरा में इस अभाव और अंधकार काल के बावजूद प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया।
इस परंपरा का आरंभ भी ऋग्वेद से ही होता है, किंतु यह आर्यजन की वह परंपरा है जिसके प्रतिनिधि इंद्र हैं और जिसमें काम की पूर्ण स्वीकृति है। वह वरुण के अधिनायकत्व में विकसित होने वाली असुर परंपरा से सर्वथा भिन्न है, जो विधि विधान और विवेक को विशेष महत्व देती है। प्रसाद ने इन दोनों परस्पर विरोधी परंपराओं के विकास की मनोरंजक रूपरेखा प्रस्तुत की और कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी दृष्टि में जीवन में काम को पूर्णतः स्वीकार करके चलने वाली आनंदवादी परंपरा ही मुख्य अथच काम में भी है। किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारण यह कहना कठिन है कि द्विवेदी जी प्रसाद द्वारा निरूपित आनंदवादी परंपरा से किस हद तक परिचित थे, किंतु तत्वतः यह वही परंपरा है जिसका श्रेय वे गंधर्व, नाग, द्रविड़ आदि आर्यतर जातियों को देते हैं। विचार और वितर्क 1945 में संकलित हुआ है। अपने एक आरंभिक निबंध हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध में लिखा है कि सबसे अधिक आर्यतर संस्रव साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में हुआ है। अजंता के चित्रित सांची, भरहूत आदि में उत्कीर्ण चित्र और मूर्तियां आर्यतर सभ्यता की समृद्धि के परिचायक है। महाभारत और कालिदास के काव्यों की तुलना करने में जान पड़ेगा कि दोनों दो चीज़ें हैं, एक में तेज है, दृप्तता है, अभिव्यक्ति का वेग है, तो दूसरे में लालित्य है, माधुर्य है, व्यंजना की छटा है। महाभारत में आर्य उपादान अधिक हैं। कालिदास के काव्यों में आर्यतर जिन लोगों ने भारतीय शिल्प शास्त्र का अनुशीलन किया है वे जानते हैं कि भारतीय शिल्प में कितने आर्यतर उपादान हैं और काव्यों तथा नाटकों में उनका कैसा अद्भुत प्रभाव पड़ा है। पता चला है कि सांची, भरहूत आदि के चित्रकार यक्षों और नागों की पूजा करने वाली एक सौंदर्य प्रिय जाति थी जो संभवतः उत्तर भारत से लेकर असम तक फैली हुई थी। बहुत सी ऐसी बातें कालिदास आदि कवियों ने इस सौंदर्य प्रेमी जातियों से ग्रहण की जिनका पता आर्यों को न था। कामदेव और अप्सराएं उनके देव देवियां हैं और सुंदरियों के पदाघात से अशोक का पुष्पित होना उनके घर की चीज़ है। अलकापुरी उनका स्वर्ग है। इस प्रकार की अन्य अनेक बातें उनसे और उन्हीं की तरह अन्याय आर्यतर जातियों से महाकवि ने ली है। इसी क्रम में आगे भारत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में भी उसके आर्यों की विद्या न मानने वाले मत का जिक्र करते हुए कहते हैं, शुरू में एक कथा में बताया गया है कि ब्रह्मा ने नाट्यवेद नामक 5वें वेद की सृष्टि की। अगर आर्यों के वेदों से इसका कुछ भी संबंध होता तो पंडितों का अनुमान है इस कथा की जरूरत न हुई होती। वास्तव में भारतीय नाटक पहले केवल अभिनय के रूप में ही दिखाए जाते थे। उनमें भाषा का प्रयोग करना आर्य संशोधन का परिवर्धन है। प्रथम संस्करण 186 पेज 87 पेज पे यह लिखा है। आर्यतर अवदान की इस सूची में यदि भक्ति, द्राविड़ उपजी और आभीरों के आराध्य व देव बाल कृष्ण तथा देवी राधा को जोड़ ले तो हमारी परंपरा में सुंदर माने जाने वाले ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो आर्यतर न हो। एक भक्ति काव्य को छोड़कर आर्य के बाद आर्य से इतर एक भक्ति काव्य को छोड़कर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी में इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है कि क्या क्या सुंदर है। अंतर केवल यह है कि प्रसाद जिसे आर्यों के एक समुदाय की परंपरा कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे विभिन्न आर्यतर जातियों का अवदान मानते हैं। फिर भी एक बात में उभयत्र समानता है कि हमारी परंपरा में जो भी सुंदर है वह आर्य नाम से प्रचारित मिथक से भिन्न है। इस मिथकीय आर्य से इतनी चिड़ इसलिए है कि इसके ध्वजाधारियों को सुंदर से परहेज है। जैसा कि प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में स्पष्ट लिखा है, आनंद पद को उनके कल्पित भारतीयोचित विवेक में सम्मिलित कर लेने से आदर्शवाद का ढांचा ढीला पड़ जाता है। इसलिए वे इस बात को स्वीकार करने में डरते हैं कि जीवन में यथार्थ वस्तु आनंद है। ज्ञान से व अज्ञान से मनुष्य उसी के खोज में लगा है। आदर्शवाद ने विवेक के नाम पर आनंद और उसके पथ के लिए जो जनरव फैलाया है वहीं से अपनी वस्तु कहकर स्वीकार करने में बाधक है। इसलिए नैतिकवादियों को प्रत्युत्तर देने के लिए प्रसाद ने यदि सुंदर की परंपरा को अपनी ही परंपरा के अंदर आर्यतर तत्वों के अभिन्न मिश्रण के रूप में विवेचित किया है। एक ही परंपरा और दूसरे के प्रति परंपरा दो दिशाओं से चलकर एक ही बिंदु पर मिलते हैं। थोथे नैतिकवाद और विरुद्ध सुंदर की प्रतिष्ठा। सुंदर को ही लेकर यह सारा विवाद इसलिए है कि जैसा कि प्रसाद ने कहा है, संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। यह आकस्मिक नहीं है कि भारतीय संस्कृति के नाम पर नैतिकता की ध्वजा फहराने वाले प्रकृति के सौंदर्य को तो किसी प्रकार सा लेते हैं पर नारी सौंदर्य के सामने आंखें चुराने लगते हैं। उदाहरण के लिए शुक्ल जी के लोकमंगल में प्रकृति के सौंदर्य के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादियों की कौन कहे स्वयं विद्यापति के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादियों की कौन कहे स्वयं विद्यापति और सूर्य जैसे
भक्त कवियों का नारी सौंदर्य भी ग्राह्य नहीं है। आनंद और माधुर्य को लोकमंगल का सिद्धावस्था का गौरवपूर्ण पद देकर उन्होंने साधनावस्था का मार्ग अपनी ओर से सर्वथा निष्कंटक कर लिया, क्योंकि साधना के मार्ग पर माधुर्य से बाधा पहुंचने की आशंका है। संभवतः ऐसे ही पूर्वग्रह का प्रत्याख्यान करने के लिए द्विवेदी जी ने अपनी साहित्य साधना के आरंभिक सोपान पर ही हिंदी साहित्य की भूमिका के साथ ही प्राचीन भारत का कला विलास जो 1940 में आया नामक पुस्तक लिखी, जो आगे चलकर परिवर्धित रूप में प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद नाम से छपी। प्राचीन भारत में प्रचलित कलाओं के लगभग 100 संदर्भों का तथ्यात्मक विवरण उपस्थित करने से पहले कलात्मक विनोद में द्विवेदी जी ने आरंभ में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझा कि विलासिता और कलात्मक विलासिता एक ही वस्तु नहीं है। थोथी विलासिता में केवल भूख रहती है, नंगी बुभुक्षा पर कलात्मक विलासिता संयम चाहती है, शालीनता चाहती है, विवेक चाहती है। सो कलात्मक विलास किसी जाति के भाग्य में सदा सर्वदा नहीं जुड़ता। उसके लिए ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, त्याग और भोग का सामर्थ्य चाहिए, सबसे बढ़कर ऐसा पौरुष चाहिए जो सौंदर्य और सुकुमारिता की रक्षा कर सके। परंतु इतना ही काफ़ी नहीं है। उस जाति में जीवन के प्रति ऐसा एक दृष्टि सुप्रतिष्ठित होनी चाहिए जिससे वह पशु सुलभ इंद्रिय वृत्ति को और बाह्य पदार्थों को ही समस्त सुखों का कारण न समझने में प्रवीण हो चुकी हो। उस जाति की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा बड़ी उदार होनी चाहिए और उसमें एक ऐसा कौलीन्य गर्व होना चाहिए जो आत्म मर्यादा को समस्त दुनिया की सुख सुविधाओं से श्रेष्ठ समझता है और जीवन के किसी भी क्षेत्र में असुंदर को बर्दाश्त न कर सकता। जो जाति सुंदर की रक्षा और सम्मान करना नहीं जानता वह विलासी भले ही हो, पर कलात्मक विलास उसके भाग्य में नहीं बदा होता। संक्षेप में उस सौंदर्य बोध की संस्कृति है जिसका अत्यंत संवेदनशील और सूक्ष्म विवरण कलात्मक विनोद के बाद के पृष्ठों में मिलता है, या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनरुवा और अनाम दास का पोथा जैसी सर्जनात्मक कृतियों के उन प्रसंगों में जहां नारी सौंदर्य अपने पूरे वैभव के साथ प्रकट होता है तथा नृत्य कला के प्रदर्शन के अवसर अक्सर उपस्थित होते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदी जी के इस सौंदर्य बोध में सर्वथा शास्त्रीय प्रतिविज्ञान ही नहीं बल्कि उसमें एक सजग इंद्रिय संवेदना की प्रतिग्रता भी है। रूप, शोभा, सुषमा, सौभाग्य, चारुता, लालित्य, लावण्यता और आदि का ऐसा सूक्ष्म परिज्ञान और संवेदना हिंदी में दुर्लभ ही है। क्या बताएं, लेखक पता नहीं कौन सा भाषा लिखे, हमें भी पूरा समझ में नहीं आ रहा है। एमए तो हमने कर लिया है, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा सरल भाषा में लेखक ना लिख सकता लनका, चला तब वो पढ़ के और का आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं आगे। घबराइए नहीं, हम जानते हैं इस मोड़ पे आके घबरा रहे होंगे, आप टूट रहे होंगे, शीशे की तरह आपका दिल टूट रहा होगा कि आगे देखे कि ना देखे, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो आप भी कोशिश, जो आप कोशिश करेंगे वह कोशिश आपसे नहीं छीन सकता। एक होता है जो पहले ही मैदान हार लेता है कि हमारे बस का नहीं, एक होता है कोशिश करता है, कोशिश करने वाला भी यदि हार जाए तब भी वह आगे ही रहता है क्योंकि उसने कोशिश की थी। उसके मन में हमेशा संतुष्टि रहे कि हमने पहले ही हार नहीं मानी, हमने कोशिश की, तो हम भी वही कोशिश करेंगे समझने की और बीच में नहीं छोड़ेंगे बच्चा। इस सौंदर्य बोध को सामंती संस्कृति का पर्याय समझ लिए जाने का भ्रम न हो, इसलिए मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957 से पूर्व मेघ के पुष्प लावी मुखानम वाले 26वें छंद पर द्विवेदी जी की व्याख्या का एक अंश प्रस्तुत है जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि को प्रश्रय देती है। सात्विक सौंदर्य वहाँ है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक जाता है और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। पसीना बड़ा पावक तत्व है मित्र, जहाँ इसकी धारा रुद्ध हो जाती है वहाँ कलुष और विकार जमकर खड़े हो जाते हैं। विदिशा के प्रच्छन्न विलासियों में यह पावनकारी तत्व नहीं है जिनके चेहरों पर सात्विक तेज और उल्लसित करने वाली दीप्ति नहीं रह गई। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि विश्राम करके आगे बढ़ना, क्योंकि प्रातःकालीन निचली पहाड़ी के इर्द गिर्द तुमको मनुष्य की सात्विक शोभा दिखाई देगी। वहाँ सवेरे सूर्योदय के साथ ही साथ तुम श्रम जल स्नात नारियों की दिव्य शोभा देख सकोगे। नागरिक लोगों के आनंद और विलास के लिए कृषकों ने फूलों के अनेक बगीचे लगा रखे। प्रातःकाल कृषक बधुएं फूल चुनने के लिए इन पुष्पोद्यानों में आ जाती हैं। उस प्रदेश में इन्हें पुष्पलावी कहते हैं।
पुष्पलावी अर्थात फूल चुनने वाली, पुष्प को लाने वाली पुष्पलावी। ये पुष्पलावियाँ घर का कामकाज समाप्त करके उद्यानों में आ जाती हैं और मध्याह्न तक फूल चुनती रहती हैं। सूर्य के ताप से इनका मुखमंडल ग्लान उठता है, गंड स्थल से पसीने की धारा बह चलती है और वे श्वेत धारा, श्वेत मतलब पसीना होता है, श्वेत धारा के निरंतर स्पर्श से उनके कानों के आभरण रूप में विराजमान नील कमल मलिन हो उठता है। दिन भर की तपस्या के बाद वे इतना कमा लेती हैं कि किसी प्रकार की उनकी जीवन यात्रा चल सके, परंतु तुमको यही सात्विक सौंदर्य के दर्शन होंगे। उनके दीप्त मुखमंडल पर शालीनता का तेज देखोगे, उनकी भ्रूभंग विलास से अवर्चित आंखों में सच्ची लज्जा के भार का दर्शन कर पाओगे और उनके उत्पुल अधरों पर स्थिर भाव से विराजमान पवित्र स्मित रेखा को देखकर तुम समझ सकोगे कि शुचि स्मिता किसे कहते हैं। इस पवित्र सौंदर्य को देखकर तुम निचली पहाड़ी की उद्दाम उन्माद विलास लीला को भूल जाओगे। वहाँ तुम संचय का विकार देखोगे और यहाँ आत्मदान का सहज रूप देखोगे। प्रथम संस्करण में यह 45 से 60वें पृष्ठ पे 45-46 पृष्ठ नंबर पर प्रकाशित हो चुका है, यानी कि यहाँ पे आपको दिया गया है साक्ष्य। पुष्पालावियों का यह श्रम जल स्नान सौंदर्य कालिदास का नहीं, द्विवेदी जी के कालिदास का सौंदर्य है। क्लासिकी परंपरा से फूटती हुई आधुनिकता, संस्कृति को भी संस्कार देने वाली यह एक परंपरा है जो अनजाने ही निराला की श्याम तन भर बधा यौवन वाली वह तोड़ती पत्थर से जुड़ा है। इसलिए जो लोग द्विवेदी जी के सौंदर्य संस्कार को रविन्द्रनाथ के शांति निकेतन की देन बतलाते हैं, वे सिर्फ आधी बात बताते हैं। शांति निकेतन में चारों ओर संगीत और कला का जो वातावरण था उसने निश्चय ही द्विवेदी जी के सुप्त सौंदर्य बोध को जागृत किया था। स्वयं द्विवेदी जी ने भी शांति निकेतन के संस्मरणों में आश्रम के उस वातावरण की चर्चा की है जिसमें संगीत का जीवन का अविच्छेद्य अंग बन गया था और छोटे से छोटे बच्चों में भी सौंदर्य निर्माण की सहज प्रेरणा काम कर रही थी। फिर भी उनके अपने सौंदर्य प्रेम का एक बहुत बड़ा स्रोत अपना लोक संस्कार था। यही वजह है कि जीवन के संदर्भ में जब भी सौंदर्य दृष्टि की बात उठती थी वे उसे सामान्य जनजीवन में उतारने की कल्पना करते थे। इस दृष्टि से विचार प्रवाह, इसका लेखक जो इसका विचार प्रवाह यह प्रकाशित हुई 1959 में संकलित जनता का अंधः स्पंदन शीर्षक लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। निबंध इस चिंता से आरंभ होता है कि कुछ ऐसा प्रयत्न होना चाहिए इस वंचित जनता के भीतर रसग्राहिका संवेदना उत्पन्न हो, वे भी सुंदर का सम्मान करना सीखे, सुंदर ढंग से जीवन बिताना सीखे, सुंदर को पहचानना सीखे। एक सख्यादिवादी की तरह द्विवेदी जी कहते हैं कि जनता के अंतःकरण में अगर सौंदर्य के प्रति सम्मान का भाव नहीं है तो जनता कभी भी सौंदर्य प्रेमी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि उनका विश्वास है कि जनता के भीतर वह वस्तु स्तब्ध पड़ी हुई है, उपयुक्त उद्दीपक के अभाव में वह स्पंदित नहीं हो रही है। इस उद्दीपक वस्तु को समाज में प्रतिष्ठित करना वांछनीय है। जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति से वे बेखबर नहीं है। वे अनुभव करते हैं कि जिस जनता का पेट भर अन्न नहीं मिलता वह सौंदर्य का सम्मान नहीं करती। नींव के बिना इमारत नहीं उठ सकती, भूखे भजन न होई गोपाला। किंतु इसके साथ ही यह भी सच है कि जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती वह यह भी नहीं जानती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज़ है। वह छोटी से छोटी बातों के लिए झगड़ती है, मरती है और लुप्त हो जाती है। स्पष्टता यह दृष्टि उस विचारधारा से नितांत भिन्न है जो जनता को तात्कालिक आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष में उतारने की विश्वासी है, क्योंकि वहाँ यह समझ निहित है कि जनता के बोध का स्तर इतना ही नीचा है। जो जनता के अंदर स्पंदन से अपरिचित है वे सारी शक्ति बहौरी लड़ाइयों में ही क्षय करते हैं। कोई जाति क्रांति जैसे बड़े उद्देश्य के लिए जान की बाजी लगाती है तो इसलिए कि वह सिर्फ जीना नहीं चाहती बल्कि सुंदर ढंग से जीना चाहती हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज के अनेक राजनीतिक संगठन और आंदोलन सिर्फ इसलिए असफल हो रहे हैं कि उनके सामने जीवन का यह बड़ा उद्देश्य नहीं है कि वे सुंदर को एक अतिरिक्त या फालतू चीज़ समझते हैं। द्विवेदी जी ने भी सौंदर्य को अतिरिक्त मानते हैं, किंतु उनके अतिरिक्त का अर्थ वह है जो आनंद वर्धनकृत लावण्य की परिभाषा में है। वह किसी वस्तु के प्रसिद्ध अवयवों में से कोई भी नहीं है, उनसे अतिरिक्त है और फिर भी उन अवयवों को छोड़कर नहीं रह सकता है। सो सौंदर्य रूप नहीं है, लेकिन रूप को छोड़कर रह भी नहीं सकता है। इस शास्त्रीय परिभाषा से द्विवेदी जी जीवन के लिए जो निष्कर्ष निकालते हैं वह द्रष्टव्य है। कहते हैं जीवन को सुंदर ढंग से बिताने के लिए भी जीवन का एक रूप होना चाहिए। बहुत से लोग कुछ भी न
करने को भलापन समझते हैं, यह गलत धारणा है। सुंदर जीवन क्रियाशील होता है, क्योंकि क्रियाशीलता ही जीवन का रूप है। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का सौंदर्य टिक नहीं सकता। द्विवेदी जी के अनुसार इस भाव से चालित जन समाज अंततः राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों पर कब्जा करने के प्रयास से कम पर संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि समाज व्यवस्था के जे का अंत्य स्वीकार कर लेना एकदम असंभव हो गया है। किंतु उन संकीर्णतावादी क्रांतिकारियों से द्विवेदी जी सहमत नहीं है, जो मनुष्य के भविष्य को सुखी बनाने के नाम पर आज उसके सौंदर्य प्रेम को किसी न किसी बहाने कुचल देना चाहता है। अंतिम दिनों में लिखित परंपरा और आधुनिकता शीर्षक लेख में कहते हैं, जो मनुष्य के उसकी सहज वासनाओं और अद्भुत कल्पनाओं के राज्य से वंचित करने, भविष्य में उसे सुखी बनाने के सपने देखता है, वह ठूठ तर्क परायण कठमुल्ला हो सकता है। आधुनिक बिल्कुल नहीं, वह मनुष्य को समूचे परिवेश से विच्छिन्न करके हाड़ मांस का यंत्र बनाना चाहता है। यह न तो संभव है, न वांछनीय। इसलिए द्विवेदी जी ने मनुष्य की समस्त रचयित्रीय आनंदनीय वृत्ति का विकास आवश्यक समझते हैं, क्योंकि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, धर्म विधान और साहित्य के माध्यम से उसी वृत्ति को अभिव्यक्ति मिलती है। यह आकस्मिक नहीं है कि अंतिम दिनों में सौंदर्य शास्त्र पर लालित्य मीमांसा नाम से एक पूरी पुस्तक लिख रहे थे। अपने प्रिय कवि कालिदास पर कालिदास की लालित्य योजना नामक पुस्तक पूरी करके वे स्वयं लालित्य शास्त्र पर ही व्यवस्थित और सांगोपांग विचार करना चाहते थे। उनके जीवन की सुदीर्घ सौंदर्य चिंता और सौंदर्य साधना की यह स्वाभाविक परिणति थी। दुर्भाग्य से उस पुस्तक के केवल 5 ही निबंध पूरे हो पाए, पर उनसे भी उनका व्यापक और मौलिक सौंदर्य चिंता का कुछ आभास मिल जाता है। उन्हें इस तथ्य का एहसास है कि भारतवर्ष में इस प्रकार के किसी अलग शास्त्र की कल्पना नहीं की गई है, परंतु काव्य, शिल्प, चित्र, मूर्ति, संगीत, नाटक आदि की आलोचना के प्रसंग में विविध आगमों में चरम सुंदर तत्व की महिमा बताने के बहाने इसकी चर्चा अवश्य होती है। इसलिए अपनी इस छिन्न किंतु समृद्ध परंपरा के आधार पर ही उन्होंने लालित्य चिंतन के भवन निर्माण का प्रयास किया है। इस प्रयास का पहला सूत्र है कि वे सौंदर्य को सौंदर्य न कहकर लालित्य कहना चाहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य से भिन्न किंतु उसके समानांतर चलने वाला मानव रचित सौंदर्य उनकी दृष्टि में विशेष महत्वपूर्ण है। लालित्य वह इसलिए है कि मानव द्वारा लालित है। सौंदर्य की इस मानवतावादी धारणा का स्रोत द्विवेदी जी ने अपनी परंपरा से ही ढूंढ निकाला। वह स्रोत है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है, उनके अनुसार देवता नाटक न कर सके और नाटक कर सकने में मनुष्य को ही समर्थ समझा गया, क्योंकि उसमें देवताओं से एक विशिष्ट शक्ति है अनुकरण की। यही नहीं, भरत मुनि ने अपने समय में प्रचलित रूपकों में से पूर्णांग सिर्फ नाटक और प्रकरण को ही माना, जहां नायक मनुष्य होता है। नायक पर विचार करते हुए प्रसंगवश नाट्य शास्त्र के अनुसार मनुष्य ही धीरोदात्त हो सकते हैं, जबकि देवी धीरोधत्ता एवं क्योंकि देवों में फलागमन के लिए उतावली होती है और धीरोदात्त की भांति धीर भाव से प्रत्याशा में वे नहीं उलझते। इस प्रकार द्विवेदी जी कला सृजन में मनुष्य की महिमा का सबल विवेक भरत मुनि से प्राप्त करते हैं। सौंदर्य को मनुष्य लालित मानने का दूसरा स्रोत है तांडव और लास्य का अंतर। पुराण गाथा के अनुसार शिव का तांडव रस भाव विवर्जित नृत्य है, जबकि पार्वती का लास्य रस भाव समन्वित नृत्य है। द्विवेदी जी इससे यह संकेत ग्रहण करते हैं कि तांडव जहाँ मानव पूर्व तत्वों का स्वतः स्फूर्त विकास है, वहाँ लास्य मानवीय प्रयासों का ललित रूप है। अंत में अगमों से वर्णित विश्वव्यापिनी सर्जनात्मक शक्ति ललिता के प्रभामंडल में मंडित करते हुए मनुष्य निर्मित सौंदर्य तत्व को लालित्य की संज्ञा देते हैं। किंतु कुल मिलाकर समष्टिगत और व्यष्टिगत दोनों ही स्तरों पर द्विवेदी जी की सौंदर्य दृष्टि मूलतः मानव केंद्रित है। इसलिए इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि सौंदर्य का सृष्टा मनुष्य है, बल्कि यह भी है कि सौंदर्य की सृष्टि करने के कारण ही मनुष्य है। द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का दूसरा सूत्र यह है कि यह बंधन के विरुद्ध विद्रोह है और बंधन द्रोही व्याकुलता को रूप देने का प्रयास है। नृत्य के संदर्भ में इसी बात को जड़ से गुरुत्वाकर्षण पर चैतन्य की विजयच्छा कहा गया है। आकस्मिक नहीं है कि द्विवेदी जी ने अपने सभी उपन्यासों में किसी न किसी बहाने नृत्य का आयोजन किया है। नृत्य भले ही बंधनों के विरुद्ध विद्रोह को व्यक्त करने वाली सबसे जीवंत कला हो, किंतु अन्य कलाएं भी नृत्य के इस धर्म का अनुसरण करती हैं। यह भी द्विवेदी जी ने यथास्थान स्पष्ट कर दिया। इस प्रकार द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य ने यथास्थान स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य की सृष्टि विलास मात्र नहीं, बल्कि बंधनों के विरुद्ध है, विद्रोह है, जो शास्त्र समर्थित न होते हुए भी उनकी क्रांतिकारी सौंदर्य दृष्टि का परिचायक है।
द्विवेदी जी की ललित मीमांसा का तीसरा सूत्र यह है कि सौंदर्य एक सर्जना है, मनुष्य की शीर्ष इच्छा का परिणाम है। उल्लेखनीय है कि ललित मीमांसा के प्राप्त अंशों में सबसे अधिक विचार शीर्ष इच्छा पर ही है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि वे मनुष्य की सृजनशीलता पर सबसे अधिक बल देना चाहते हैं। विवेचन की शब्दावली अवश्य पुरानी है और प्रायः शैव तथा शाक्त दर्शनों की इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का सहारा लिया गया है, किंतु अंततः इस आध्यात्मिक शब्दावली के बीच से मनुष्य की वह सृजनात्मक शक्ति ही प्रकाशित होती है जो सौंदर्य, कला और संस्कृति के मूल में है। इसी सृजनशीलता के संदर्भ में उन्होंने उन रूढ़ियों की भूमिका पर भी विचार किया है जो कलाकार के लिए सब समय बाधक नहीं होती है, बल्कि कभी कभी साधक या फिर सहायक भी हो जाती है। अंत में द्विवेदी जी एक ऐसे समग्र भाव के रूप में सौंदर्य की स्थापना करते हैं दो जो धर्म आचरण, नैतिकता यानी कि जीवन की सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों को छापकर सबको अभिभूत करके सबको अंतर्ग्रहित करके समग्र भाव का प्रकाश करता है। उन्हीं के शब्दों में भाषा में, मिथक में, धर्म में, काव्य में, मूर्ति में, चित्र में बहुधा अभिव्यक्ति मानवीय इच्छा शक्ति का अनुपम विलास ही वह सौंदर्य है जिसकी मीमांसा का संकलन लेकर हम चले हैं। मीमांसा दुर्भाग्यवश अपूर्ण ही रह गई है, पर संकल्प सार्थक है। जनता का अंतः स्पंदन ही नहीं बल्कि अन्य रचनाओं के प्रकाश में लालित मीमांसा के सूत्रों को देखें तो संकेत स्पष्ट है कि जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है। इस सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है। वह इस सौंदर्य जीवन की क्षमता के कारण ही मनुष्य। इस सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है, मानव मुक्ति का प्रयास है। तो यह संस्कृति और सौंदर्य समाप्त है। 1982। तो आपको संस्कृति और सौंदर्य कैसा लगा? हमें तो थोड़ा कम समझ में आया। जो हमें लगता है हम सीधा बोलते हैं, ये नहीं कि भौकाल बनाने के लिए बोलते हैं हाँ हम बहुत समझदार हैं, समझ में आ गया, नहीं, यह हमें 50% ही समझ में आया। एक्चुअली 80% कहानियाँ तो या फिर निबंध हो, हिंदी उपन्यास हो, समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी भाषा लिख दी जाती हैं जो कि कम समझ में आती है, तो यह इनमें से रहा है। तो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कहानी, नए निबंध के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। ओम। हाँ, ये भी सब चालू कर दिए हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, योगा सोगा ये सब भी चालू कर दिए हैं। कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा।